गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग हेनित, अश्मित, सुषमा। आवाज आ रही बेटा? आई एम गुड। नेहा, आवाज आ रही बेटा? सब परफेक्ट है? स्लाइड दिख रहा है? ऑल परफेक्ट? ऑल परफेक्ट। चलें। चले बेटा, आप लोगों ने जो है टेस्ट दिया होगा, कैसा रहा टेस्ट? टेस्ट कैसा रहा बेटा आप लोगों का? अच्छा हुआ? नेहा, श्वेता, आपाशी, बहुत बढ़िया। अश्मित, आंचल, उज्मा, करण, अदिति, सही था। वेरी गुड। उत्कर्ष, रैंक 4, गुड, वेरी गुड। श्लोक, श्लोक टंडन, कैसा रहा बेटा? हाँ है नित, आपसे तो बात हुई थी, सेकंड रैंक, आपसे बात हुई थी कॉल पे। अपाशी, रैंक 17th, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। बेटा आप लोगों का यहाँ पर जो भी टेस्ट देते हो तो आप उसको रिवाइज जरूर किया करो, है ना। एक बार एनालिसिस जरूर किया करो, टेस्ट पेपर को रिवाइज जरूर किया करो एनालिसिस के लिए, क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करोगे बेटा आपको पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गलतियां कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। सो एनालिसिस इज वेरी मच नीडेड, है ना। आप एनालिसिस जरूर करें। चले बेटा, पिछले क्लास में जो अपन ने बात किया था वो बात किया था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में, है ना। और हमने कहा था ये टॉपिक किसी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना। तो ये टॉपिक को आप चाहें तो बड़े आराम से जब मर्जी पढ़े, जैसे फ्री टाइम हो तो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वाला, ठीक है ना। आइए बात कर रहे थे बेटा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में, जिसमें मैंने सबसे पहला जो है बारे में डिस्कशन किया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में। याद है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। हमने कहा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ऐसा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि वो चाहते नहीं थे किसी जेनेटिक मटेरियल को खोज के लिए, वो तो चाहते थे किसी न्यूमोनिया डिजीज का ट्रीटमेंट लेकर के आ जाएं। लेकिन उन्होंने कोई वैक्सीन वगैरह खोजने में तो नहीं बना पाए, सफल नहीं साबित हो पाए, लेकिन उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि हीट किल्ड एस थ्री वाला बैक्टीरिया जो है उसका कोई केमिकल R2 वाले बैक्टीरिया में चला गया होगा, और R2 वाले बैक्टीरिया में S3 का केमिकल जाने के बाद R2 को S में तब्दील कर दिया होगा, ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, बदल दिया होगा। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की बात ग्रिफिथ ने अपने चौथे स्टेप यानी फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग कहा। लेकिन ग्रिफिथ ये कहने में असफल रहे कि वो केमिकल कौन सा है एस टाइप वाले बैक्टीरिया का जो आर में जाकर के आर को एस में बदला है। अगर कोई ये पता लगा ले कि जो एस का केमिकल है जो आर में गया है और आर को एस में बदला है, अगर वो केमिकल के बारे में पुष्टि कर दी जाए तो इसका मतलब वही केमिकल जेनेटिक मटेरियल होगा। यही सोच करके एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने 1933 टू 1944 के बीच में एक्सपेरिमेंट कराए, और उन्होंने ये बताया यहाँ पर कि जो डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आपको मैंने एक बात भी बताया था कि सारे साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं थे, सारे साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं थे। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सारे साइंटिस्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब जाकर के एक फाइनल और अनइक्विवोकल प्रूफ जो है, फाइनल और अनइक्विवोकल प्रूफ कौन लेकर के आए? तो हमने कहा अनइक्विवोकल का मतलब होता है अनकंट्रोवर्शियल, यानी बिना कोई विवाद के एक आखिरी प्रूफ आया, अनकंट्रोवर्शियल प्रूफ लाया गया। और इसके बाद से जितने भी साइंटिस्ट थे सब के सब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल मानने लग गए। तो हर्शे और चेज का ये आखिरी एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1952, और इसके बाद से सभी मानने लग गए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने काम किया था T2 बैक्टीरियोफेज पर। T2 बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, T2 बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है।
इसको कई बार शॉर्ट में T2 फेज के नाम से भी जाना जाता है। T2 फेज कह सकते हैं या T2 बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। आप सबको पता है बेटा, जो वायरस होते हैं उस वायरस का कुछ प्रोटीन का कवच होता है, प्रोटीन कोट होता है ना, प्रोटीन कोट होता है वायरस का, है ना, प्रोटीन कोट होता है। तो ये जैसे मैंने प्रोटीन का कोट बनाया है, दैट इज द प्रोटीन कोट, दिस इज अ प्रोटीन कोट। और आपको मालूम है बेटा कि जो भी वायरस होगा उस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। वायरस दो ही चीज से तो बना होता है, अपन कहते हैं प्रोटीन कोड और उसके बीच में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो T2 फेज में बेटा जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। T2 फेज में कौन सा पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। क्या बेटा वायरस कभी कल्चर मीडियम में अपनी ग्रोथ कर सकता है? क्या वायरस कभी अपने कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वायरस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या उसको होस्ट सेल चाहिए? वायरस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो होस्ट सेल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो जो ये T2 फेज जो होता है बेटा, इसका जो होस्ट होता है, यानी कि T2 फेज जो पैरासाइट होता है, वो पैरासाइट होता है ई कोलाई के लिए। तो अटैक्स ऑन ई कोलाई, ये ई कोलाई पर अटैक करता है, यानी कि ई कोलाई के लिए पैरासाइट साबित होगा। ठीक है, या होस्ट होगा ई कोलाई। आपको मालूम है वायरस बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं जिसको मर्जी पड़े उसको इन्फेक्ट कर दे, है ना। वो किसी ना किसी विशेष तरीके से किसी ना किसी स्पीशीज को ही इन्फेक्ट करते हैं। तो जो ये T2 फेज है ये अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा ई कोलाई को। अब जरा बात करते हैं आगे। इन्होंने क्या किया था, हर्शे और चेज ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर और फास्फोरस यूज किया था। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस का यूज किया था। अब ये रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस बड़ी सोच समझ करके हर्शे और चेज के द्वारा उपयोग में लिया गया। इन्होंने क्या किया, इनको पता है सल्फर किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है ना। सल्फर किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। क्या डीएनए में सल्फर होता है क्या? डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो प्रोटीन में तो सल्फर है, डीएनए में नहीं, और फास्फोरस डीएनए में है, प्रोटीन में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स का चयन किया कि सल्फर को अगर देखना चाहते हो तो कहां दिखेगा, प्रोटीन में, डीएनए में नहीं। फास्फोरस को देखना चाहते हो तो कहां दिखेगा, डीएनए में, प्रोटीन में नहीं। इस तरह से इन्होंने ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेलेक्ट किया। और इन्हीं दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इन्होंने कितने टाइप के बैक्टीरियोफेज बनाए, दो टाइप के बैक्टीरियोफेज बनाए। एक टाइप का बैक्टीरियोफेज ऐसा था जिसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव लेबल्ड था और न्यूक्लिक एसिड नॉर्मल था। दूसरे टाइप का बैक्टीरियोफेज ऐसा था कि उसका प्रोटीन कोट नॉर्मल था और डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड था। अब बात ये आती है कि आखिर ये किस तरह से रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन किया होगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया शेयर करता हूँ। ठीक है, समझना इस बात को, किस तरह से रेडियो एक्टिव वो बैक्टीरियोफेज बनाए जाएंगे। आप सबको इसके लिए ये तो याद करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि लाइटिक साइकिल, वायरस का लाइटिक साइकिल याद है ना, लाइटिक साइकिल याद है। हाँ, तो चलो ये है मान लो वायरस। ये वायरस किसको अटैक करने वाला है, ई कोलाई सेल को अटैक करने वाला। चलो एक बार हल्का सा मैं ये कर दूं, और वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ये देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो वायरस का था वो सेल के अंदर आ गया ई कोलाई का। अब आपको पता है कि इस ई कोलाई के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होगा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो अपना कॉपी करेगा, है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, और रेप्लिकेट करने के साथ साथ आपको मालूम है कि यहाँ पर जो डीएनए है उसके साथ साथ प्रोटीन कोड भी बनता जाएगा, यानी खूब सारे वायरस भी सिंथेसाइज होते जाएंगे सेल के अंदर। और एक टाइम के बाद एक प्रेशर क्रिएट होगा सेल में, और उसके वजह से ये सेल क्या हो जाएगा बेटा, बर्स्ट हो जाएगा। और बर्स्ट करने के बाद ये वायरस फिर से मार्केट में रिलीज हो जाएगा। ये है लाइटिक साइकिल, यही तो होता है ना लाइटिक साइकिल। होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल को भेजेगा, जेनेटिक मटेरियल की संख्याएं बढ़ेंगी होस्ट सेल के अंदर, और वहां पर प्रोटीन कोड भी बनेगा, और एक टाइम के बाद सेल फट जाएगा तो वायरस फिर से बाहर आ जाएंगे और होस्ट मर जाएगा। यही तो होता है।
इसी लाइटिक साइकिल को हेल्प लेते हुए, इसी लाइटिक साइकिल का हेल्प लेते हुए हम चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह से बैक्टीरियोफेज 2 टाइप के फॉर्म किए थे। इसके लिए मैंने बेटा देखो एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करके एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। थोड़ा आइडिया लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूं। इन्होंने 2 डिफरेंट बैच में, यानी डिफरेंट बैच का मतलब हो गया सेपरेटली, इन्होंने सेपरेटली डिफरेंट बैच में 2 तरह के बैक्टीरियोफेज बनाए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करने वाला हूं बेटा बैच 1, ध्यान से देखें। बैच 1 में क्या किया गया, ये देखो एक ट्यूब लिया गया है, यहां पर एक ट्यूब लिए गए हैं। इस ट्यूब में बेटा यहां पर देखो कल्चर मीडियम रखा गया है, और उस कल्चर मीडियम में सल्फर कैसा लिया गया है, कल्चर मीडियम में कैसा लिया गया है सल्फर, S35 रेडियो एक्टिव लिया गया है। और इस कल्चर मीडियम में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा सब नॉर्मल लिए गए हैं। इस कल्चर मीडियम में जितने भी केमिकल्स हैं सब नॉर्मल लिए गए हैं, सिवाय सल्फर के, ठीक है। और फिर इसके बाद से इसमें ई कोलाई को ऐड कर दिया गया, ई कोलाई को हमने ला करके रख दिया। अब आपको पता है कि यहां पर जब ई कोलाई को कल्चर मीडियम में डालेंगे हम, तो ई कोलाई क्या करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा ना भाई। जब उसको खाना पीना मिलेगा ई कोलाई को, तो अपना नंबर भी बढ़ाएगा। तो कल्चर मीडियम में ई कोलाई को हमने ऐड कर दिया, कल्चर मीडियम में ई कोलाई को ऐड कर दिया। अब जब ई कोलाई अपनी नंबर भी बढ़ाता जाएगा, और जरा सोचना कि ई कोलाई जहां जहां प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा होगा, वहां वहां प्रोटीन में क्या सल्फर जाएगा कि नहीं जाएगा। जहां जहां प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी, तो आपको पता है ऐसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आपने पढ़ रखा है। तो प्रोटीन जब सिंथेसाइज करेगा, तो उस वक्त आपको क्या नजर आएगा कि जो प्रोटीन बन रहा होगा ई कोलाई के अंदर, या जो अमीनो एसिड्स बन रहे होंगे, और जिन अमीनो एसिड्स में सल्फर की जरूरतें होंगी, वहां वहां सल्फर S35 जाएगा। तो हमने क्या किया, ई कोलाई को S35 वाले कल्चर मीडियम में डाल करके छोड़ दिया, और ई कोलाई लेफ्ट सेवरल जनरेशन टू डिवाइड, ई कोलाई लेफ्ट फॉर सेवरल जनरेशन टू डिवाइड। ई कोलाई को कई पीढ़ी तक इसको डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया। ई कोलाई डिवाइड होता रहेगा, और जहां जहां सल्फर वाली चीजें होंगी, वहां वहां S35 जा जा करके ई कोलाई में बनती जाएंगी। तो ऑल ई कोलाई विल हैव अमीनो एसिड या प्रोटीन लेबल्ड विद S35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक टाइम के बाद सभी बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, जो भी प्रोटीन है या अमीनो एसिड है बैक्टीरिया के अंदर, सब S35 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। हाँ, अब आगे देखो, तो ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि यहां पर ई कोलाई जो है, उस ई कोलाई में S35 वाले एलिमेंट्स पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसमें इन्फेक्शन कराता हूं इसी ट्यूब में, किससे, T2 फेज से, या T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कराता हूं। अब जब T2 फेज का इन्फेक्शन कराऊंगा, तो बेटा जरा याद करो फिर से लाइटिक साइकिल। ये T2 फेज आएगा और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, और डीएनए यहां पर कॉपी बनता जाएगा। तो जरा सोचो, जो प्रोटीन कोट बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, वो बैक्टीरिया से लेगा वायरस अमीनो एसिड प्रोटीन कोट बनाने के लिए, और इस बैक्टीरिया के अंदर जो अमीनो एसिड है वो कैसा हमने बना दिया है, S35 वाला अमीनो एसिड बना दिया है ना। बैक्टीरिया के अंदर S35 वाला अमीनो एसिड बना दिया ना। तो अब क्या होगा, जब लाइसिस करने के बाद जब ये बैक्टीरियोफेज बाहर निकलेंगे, जब लाइसिस करने के बाद बैक्टीरियोफेज बाहर निकलेंगे, तो आपको देखो दिख रहा है प्रोटीन, तो कैसा हो गया, S35 लेवल्ड हो गया, है ना। S35 लेवल्ड हो गया प्रोटीन, और डीएनए कैसा रह जाएगा बेटा, नॉर्मल, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट कैसे थे, नॉर्मल, सिर्फ सल्फर ही था S35। क्या ये समझ में आया कि किस तरह से बैक्टीरिया को हमने प्रोटीन कोट S35 लेवल किया। आसान सी बात है। अमीनो एसिड हमने बैक्टीरिया में बनवा दिया S35 वाला, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा दिया बैक्टीरियोफेज से, तो वो अमीनो एसिड वायरस का प्रोटीन कोट बनाने में इस्तेमाल हुआ, तो वो प्रोटीन कोट बन गया भाई ये S35 लेवल। तो बैक्टीरिया में S35 लेवल भेज दिया हमने, एलिमेंट्स को, और उससे अमीनो एसिड बैक्टीरिया में बन गए S35 लेवल।
और वो यूज हो गए फिर वायरस के प्रोटीन कोड बनाने में, तो प्रोटीन कोड हो गया कैसा, S35 लेबल। क्लियर? ये लो सर, S35 ई कोलाई में कैसे आया, वाह वेरी गुड। बेटा ये पहले यही तो बताया था कि बैच 1 में हमने कल्चर मीडियम में S35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला था ना, S35। अब जब बैक्टीरिया को यहाँ पर लिखा भी तो है लेफ्ट फॉर सेवरल जनरेशन टू डिवाइड, तो जब बैक्टीरिया लंबे समय तक डिवाइड होगा तो जरा सोचो जहां जहां सल्फर चाहिए बैक्टीरिया के अंदर बनाने के लिए, वो सल्फर सब कैसे जाएगा, S35 ही जाएगा, क्योंकि उसके खाने पीने में है भाई। ई कोलाई के खाने पीने में सल्फर S35 वाला है, तो ई कोलाई जो भी सिंथेसाइज करेगा या बनाएगा सल्फर को यूज करके वो सब S35 वाला बनाएगा। तो एक टाइम के बाद सभी ई कोलाई के अंदर कैसा हो गया, S35 लेबल बन गया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसा बैच 1 है उसी तरह का बैच 2 है। ध्यान से सुनना, जिनको बैच 1 क्लियर नहीं हुआ होगा वो बैच 2 भी क्लियर हो जाएगा, बैच 2 से क्लियर हो जाएगा। एक बार बैच 2 समझो यहाँ पर। अब बैच 2 की बात कर रहा हूं, ये लिया हमने कल्चर मीडियम। सौम्या बेटा देखना यहाँ पर, ये देखो बैच 2 हमने लिया, बैच 2 में कल्चर मीडियम लिया, लेकिन यहाँ पर हमने बस एक परिवर्तन किया है, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव ले लिया, P32 है ना, P32 ले लिया है। और यहां पर क्या किया, ई कोलाई को बेटा ऐड कर दिया, ई कोलाई इज एडेड। अब जब ई कोलाई को हम ऐड कर देंगे तो आपको मालूम है ई कोलाई को कल्चर मीडियम मिल रहा है, उसको खाना पीना मिल रहा है। अब जब ई कोलाई को खाना पीना मिलेगा तो जरा सोचना, ई कोलाई को जो भी नई चीजें बनानी होंगी वो सारी चीजें किसके हेल्प से बनाएगा, सब कल्चर मीडियम के हेल्प से ही तो बनाएगा। और कल्चर मीडियम में फॉस्फोरस P32 है, तो खुद सोचना कि आप उस ई कोलाई को कोई भी केमिकल बनाने के लिए जहां जहां फॉस्फोरस की आवश्यकता होगी वहां वहां फॉस्फोरस कौन सा यूटिलाइज होगा, P32। भाई जो खाने पीने में है उसी का इस्तेमाल करके तो ई कोलाई कोई भी नई चीजें बनाएगा, तो फॉस्फोरस यूज करेगा, तो फॉस्फोरस खाने पीने में P32 वाला है, तो ई कोलाई जो भी बनाएगा वो P32 वाला एलिमेंट यूज करके ही बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ई कोलाई को हमने लंबे जनरेशन तक, कई जनरेशन तक डिवाइड होने के लिए छोड़ दिया। तो ऑल ई कोलाई हैव न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए, जो भी ई कोलाई होंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे या डीएनए होंगे, आपको पता है उसमें फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस कैसा हो जाएगा बेटा, P32। ई कोलाई में जो भी न्यूक्लियोटाइड या डीएनए बनेंगे सब में फॉस्फोरस P32 चला जाएगा। अब जब P32 वाला चला जाएगा तो एक टाइम के बाद तो ये हो गया कि भाई अब इस ट्यूब में जो भी ई कोलाई है, इस ई कोलाई में जो फॉस्फोरस है वो 32 वाला पहुंच चुका है न्यूक्लियोटाइड में। अब क्या होगा कि आपने इन्फेक्शन करा दिया T2 फेज का, अब इसके बाद से T2 फेज का इसमें इन्फेक्शन करा दिया। अब T2 फेज का जब इन्फेक्शन कराओगे तो अब जरा सोचना कि वायरस अपना डीएनए ई कोलाई के सेल में भेज देगा, और फिर उस वायरस के डीएनए से क्या होगा, और भी बहुत सारे डीएनए के कॉपी बनेंगे। होस्ट सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो जरा सोचना, होस्ट सेल के अंदर ई कोलाई के अंदर नए नए डीएनए बनाने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड तो बेटा P32 वाला हो गया है, यानी वायरस का जो डीएनए बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, P32 वाला बन रहा होगा ना। वायरस का जो होगा वो कैसा बनेगा, P32 वाला बनेगा डीएनए। और जब वायरस जो है ई कोलाई के सेल को फाड़ता हुआ बाहर निकलेगा, जब ई कोलाई के सेल को फाड़ता हुआ बाहर निकलेगा वायरस, तो अब जरा सोचो यहाँ पर प्रोटीन कोड जो होगा वो तो नॉर्मल होगा, क्योंकि बैच 2 में हमने सल्फर नॉर्मल रखा है, खाली फॉस्फोरस ही है वही 32 वाला यूज किया है, लेकिन डीएनए कैसा निकलेगा, 32 वाला। क्लियर है, क्लियर, ऑल क्लियर है ना। तो यहां पर दो तरह के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाए गए, एक S35 वाला, दूसरे बैच में P32 वाला। अब बात करते हैं कि ये दो टाइप के बैक्टीरियोफेज को बना करके इन्होंने किस तरह से साबित किया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि यहां पर घमासान क्या था, लोग बट चुके थे, कुछ लोग प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे और कुछ लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे। तो हर्षे चेज आए, इन्होंने कहा कि चलो मैं अभी इस कंट्रोवर्सी को दूर करता हूं, और एक फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। इसलिए इन्होंने ये साबित करने के लिए दो प्रकार के वायरस बनाए, एक वायरस ऐसा जिसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव लेवल था, दूसरा वायरस ऐसा जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल था।
इनका एक्सपेरिमेंट अब देखें, तो जरा इनका एक्सपेरिमेंट देखें कि आखिर इन्होंने किस तरह से साबित किया था। ये देखो, ये रहा बेटा कल्चर मीडियम में, डायरेक्टली मैंने दिखाया है। कल्चर मीडियम में S35 रेडियो एक्टिव, जो बैच 1 मैंने बताया था ना बेटा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बैच 1 याद है? बैच 1 में जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है उसी का बेटा शॉर्टकट डायग्राम दिखाया गया है। देखो कल्चर मीडियम में डायरेक्ट वायरस रख दिया है और कल्चर मीडियम में S35 एलिमेंट यूज किया गया। अब जरा खुद बताना कि क्या वायरस डायरेक्टली कल्चर मीडियम से अपना ग्रोथ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। लेकिन इस स्लाइड में, जो स्लाइड ये प्रिपेयर हुआ है या जो ये डायग्राम दिखाया गया है, देखो बेटा वायरस को कल्चर मीडियम में डायरेक्टली रख करके प्रोटीन कोड बना दिया है। कैसा? S35। जबकि ऐसा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये बस समझने के लिए है, ये बस समझने के लिए है कि बैच 1 में हमने प्रोटीन कोड S35 बना दिया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो गया और ये डीएनए नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये समरी है, ठीक है ना। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले स्लाइड में बता दिया, ये समरी है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड लिया कि डायरेक्टली यहां से आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, है ना। अब आइए, सल्फर डीएनए में नहीं होता बेटा सौम्या। अब जरा देखो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा। एक, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था हर्शे और चेज का, हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, कुल कितने स्टेप में कराए गए? 3 स्टेप में। कितने थे? 3 स्टेप में। पहले तो उन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज तैयार कर लिया 2 टाइप का, और उन 2 टाइप के बैक्टीरियोफेज से इन्होंने 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट कराया। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप ये था कि इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को इस वायरस से, जो कि आपने बैच 1 में बनाया था, उससे इन्फेक्शन कराया। क्या किया होगा? एक ट्यूब लिया होगा, इस ट्यूब में ई कोलाई रखा होगा, कल्चर मीडियम और ई कोलाई रखा होगा, ये रहा ई कोलाई, और ई कोलाई में यहां पर T2 फेज को भेज दिया होगा। और T2 फेज वाला कौन सा बेटा? T2 फेज कौन सा वाला? जो बैच 1 में बनाया था वो वाला। बैच 1 में कौन सा लेवल था? S35 वाला, है ना। इसमें इन्फेक्ट करा दिया। अब यहां पर क्या हुआ होगा कि इस ट्यूब के अंदर जहां जहां ई कोलाई का सेल है, इस ई कोलाई के सेल पर ये वायरस आकर के अटैक कर चुका होगा, ठीक है। ये था इन्फेक्शन की बात। अब जब ये इन्फेक्शन कर देगा तो आपको पता है कि ई कोलाई के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड भेज देगा वायरस सेल के अंदर, ठीक है। कल्चर मीडियम मीन्स, अरे बेटा सुशांत क्या पूछ रहा है बेटा? कल्चर मीडियम्स न्यूट्रिटिव मीडियम होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म कल्चर में ग्रो कराने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव मीडियम होता है जो किसी बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो कराने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल मीडियम, फेवरेबल मीडियम, ठीक है ना। चले आ जाए यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर इन्फेक्शन करा दिए गए। इन्फेक्शन कराने के वक्त आपको मालूम है कि जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला गया होगा। अब जरा बताना आप यहाँ पर कि हमने क्या करने वाले हैं। अब आपने मिक्सर देखा होगा, मिक्सर, मिक्सर देखा होगा जो किचन वगैरह में यूज करते हैं ना, मिक्सर। तो हमने क्या किया कि जो फर्स्ट स्टेप में एक ट्यूब था ना, फर्स्ट स्टेप में एक ट्यूब था, इस ट्यूब में बैक्टीरिया के सेल रखे हुए थे, और इसी में T2 फेज जो बैच 1 में बनाया था वो इसमें डाल दिया हमने। तो T2 फेज जो बैच 1 में डाला था, बनाया था हमने, वो इसमें डाला है, तो उसका प्रोटीन कोड S35 लेवल था। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए चीजें छोड़ोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी, और ई कोलाई के सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला जाएगा, और प्रोटीन कोड जो होगा वो ई कोलाई के सतह से चिपका होगा, उसके सरफेस को बाइंड किए रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो भी ट्यूब में कंटेंट है, ये ट्यूब में, इस ट्यूब में जो भी कंटेंट है एक मिक्सर में ले जाकर के ट्रांसफर कर देते हैं, मिक्सर में जो किचन में यूज करते हैं, और उसको ब्लेंडर भी कहते हैं, उस मिक्सर को ब्लेंडर भी कहते हैं, और मिक्सर चला देते हैं। जब मिक्सर चला देंगे तो जो वायरस का प्रोटीन कोट सेल के सरफेस को जकड़ के रखा है वो क्या हो जाएगा? छोड़ देगा। तो ब्लेंडिंग क्यों कराते हैं? ब्लेंडिंग क्यों कराते हैं? वायरस के प्रोटीन कोट को बैक्टीरिया के सेल के सरफेस से डिटैच कराने के लिए, हटाने के लिए। बात आ गई समझ में? ब्लेंडिंग क्यों कराते हैं? ये है दूसरा स्टेप।
तो जो आपने बैक्टीरियोफेज बनाया था S35 वाला बैच 1 से, उस बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले स्टेप में ई कोलाई सेल से इन्फेक्शन करा दिया गया। इन्फेक्शन कराने के बाद बैक्टीरिया के अंदर जो है वायरस का जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा, और फिर उसके बाद से हम यहाँ क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करा करके वायरस और प्रोटीन, वायरस के प्रोटीन कोड को और ई कोलाई के सेल को अलग करा देंगे। जरा बताना बेटा, अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ट्रेस देखना चाहते हो, किसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ट्रेस देखना चाहते हो, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ट्रेस कहां दिखेगा, वह आप ई कोलाई के सेल के अंदर देखोगे या ई कोलाई सेल के बाहर, ई कोलाई सेल के अंदर देखोगे अब या बाहर, जरा देखो, रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन कोड है ना, लेकिन जरा बताना ई कोलाई के सेल के अंदर गया है क्या प्रोटीन कोड या डीएनए गया है, ई कोलाई के सेल के अंदर गया क्या है, डीएनए गया है ना। अगर प्रोटीन जाता तो ई कोलाई के सेल के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिख जाता, और अगर डीएनए गया है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी सेल में नहीं दिखेगा, यही बात होगी ना। तो इन्होंने, हर्शे और चेज ने क्या किया, जरा ध्यान से समझना, हर्शे और चेज ने क्या किया, हर्शे और चेज ने बेटा एक और ट्यूब लिया, हर्शे और चेज ने एक और ट्यूब लिया, और वो था बेटा सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। और उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में जो मिक्सर था, मिक्सर में हमने घुमा करके क्या किया था, ई कोलाई और वायरस के प्रोटीन कोड को डिटैच कराया था ना, उस मिक्सर से सारे कंटेंट को ला करके एक और ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में ला करके छोड़ दिया, और फिर इसको एक हाई आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज कराया। जब हाई आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो कुछ चीजें नीचे बैठ जाती हैं, जो भारी होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन पे, और जो हल्की होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। अब मुझे ये बताना, भारी कौन होगा, वायरस का प्रोटीन कोट या ई कोलाई का सेल, भारी कौन होगा, ई कोलाई का सेल या प्रोटीन कोट, ऑफ कोर्स ई कोलाई का सेल, बैक्टीरिया भारी होगा, वायरस एक तो वैसा ही बहुत ही पिद्दू सा होता है, छोटू सा होता है ना, बहुत ही छोटू सा होता है ना, बहुत छोटू सा होता है वायरस, और उस वायरस का खाली प्रोटीन कोट की बात कर रहे हैं, तो वो वायरस का प्रोटीन कोट बेटा क्या होगा, ऊपर ही ऊपर लिक्विड कंटेंट में तैरता रहेगा, लेकिन ई कोलाई भारी होने की वजह से वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो तो जो चीजें नीचे बैठ जाती हैं उसको कहते हैं पैलेट, जो नीचे बॉटम ऑफ द ट्यूब में बैठ जाती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसको क्या कहते हैं, पैलेट। और जो चीजें लिक्विड कंटेंट में, जो ऊपर ही ऊपर लिक्विड कंटेंट है उसमें तैरती हुई मिलेंगी, तो उस लिक्विड कंटेंट को क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट किसको कहते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद लिक्विड कंटेंट ऊपर होता है उसको सुपरनेटेंट, और जो सॉलिड पार्ट नीचे बैठा हुआ मिलता है उसको कहते हैं पैलेट। आ जाओ जरा दिखाएं यहां पर, ये देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के वक्त यहां पर देखो एक ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जरा देखो नीचे जो बैठी हुई चीजें मिलेंगी जिसको पैलेट कहते हैं, जो नीचे चीजें बैठी हुई मिलेंगी, वो नीचे बैठी हुई चीजों को हम क्या कहेंगे, जहां पर बहुत सारे ई कोलाई के सेल्स होंगे, बहुत सारे ई कोलाई के सेल्स में होंगे, तो उसको कहेंगे पैलेट। अब आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो ट्रेस देखना चाहते हो वो कहां दिखेगा, जरा बताओ, सुपरनेटेंट में या पैलेट में, क्योंकि प्रोटीन कोट तैर रहा है ऊपर, प्रोटीन कोट तैर रहा है ऊपर, तो जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुपरनेटेंट में दिखेगा, और आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं दिखेगा, कहां पर, पैलेट में। इसका मतलब जरा बताओ कि अगर प्रोटीन होता जेनेटिक मटेरियल, अगर प्रोटीन होता जेनेटिक मटेरियल, तो बैक्टीरिया के सेल में वायरस का क्या आता, बैक्टीरिया के सेल में क्या आता, प्रोटीन आता। लेकिन प्रोटीन अगर आता, अगर बैक्टीरिया के सेल में, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको कहां दिखना चाहिए था, पैलेट में दिखना चाहिए था ई कोलाई के साथ, जो कि दिखा नहीं। प्रोटीन कोट सेल के बाहर है, और इसीलिए वो सेल के बाहर रेडियो एक्टिव दिखा, यानी सुपरनेटेंट में दिखा, पैलेट में नहीं दिखा। इसलिए हर्शे और चेज ने कहा कि भाई साहब जो जो कह रहा है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, वो देख लो यहां पर, वायरस का प्रोटीन कोट कभी ई कोलाई के सेल के अंदर गया ही नहीं, तो प्रोटीन कभी भी हो नहीं सकता जेनेटिक मटेरियल। बात आई समझ में। बैच 1 से क्या साबित किया, बैच 1 से यह साबित किया प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसे भी तो नालायक बैठे थे जो कह रहे थे डायरेक्ट एविडेंस दो,
ऐसे भी तो नालायक बोल रहे थे कि जल्दी बताओ, डायरेक्ट एविडेंस दो, तभी तो हम मानेंगे जेनेटिक मटेरियल, है कि नहीं। अब दूसरे बैच से जो इन्होंने बनाया था, दूसरे बैच से ये बात कर रहा हूं, बैच 2 से जो बैक्टीरियोफेज तैयार किया था ना, दूसरे बैच से जो बैक्टीरियोफेज तैयार किया था उसमें फास्फोरस 32 वाला तैयार किया था, यानी डीएनए रेडियो एक्टिव था, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो सल्फर नॉर्मल लिए गए थे, प्रोटीन नॉर्मल होगा और डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। ये बैच 2 से प्रिपेयर किया था, अभी हमने दिखाया था आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है बिल्कुल अब सिमिलर स्टेप, जैसा 3 स्टेप हमने समझा था अभी पिछले बैच 1 से, वही 3 स्टेप अब बैच 2 से बनाए गए बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके 3 स्टेप कराए गए। सबसे पहला स्टेप क्या कराएंगे बेटा, एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब में कल्चर मीडियम डालेंगे और यहाँ पर ई कोलाई को रख देंगे, और उसके बाद से ई कोलाई को रखने के बाद यहाँ T2 फेज से इन्फेक्शन करा देंगे। वो T2 फेज जिसका फास्फोरस 32 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर T2 फेज P32 वाला हो गया। अब जब फास्फोरस P32 फेज का जैसे ही आपने इन्फेक्शन कराया होगा, तो इन्फेक्शन कराते ही अब आपको मालूम है कि ये वायरस का प्रोटीन कोड ई कोलाई से अटैच हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद अपनी जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ये तो पहला स्टेप था जिसको हमने इन्फेक्शन कहा। लेकिन हमने कहा कि बेटा इन्होंने 3 स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट कराए थे, 2 प्रकार के बैक्टीरियोफेज डेवलप करा करके दोनों टाइप के बैक्टीरियोफेज से 3-3 स्टेप कराया था। पहले वाले टाइप के बैक्टीरियोफेज से 3 स्टेप देख लिया, अब दूसरे टाइप का बैक्टीरियोफेज जो बैच 2 में बनाया था उससे 3 स्टेप देख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या किया कि बेटा यहाँ पर हमने कहा था मिक्सर ले लो, ब्लेंडर के नाम से भी जानते हैं, और फिर पूरा सेम है बेटा, पूरा सेम है। और यहां से क्या किया गया, जो ट्यूब यानी कि जहां इन्फेक्शन किया कराया था एक ट्यूब में, उस ट्यूब के कंटेंट को मिक्सर में ला करके ढाल दो। अब इस ब्लेंडर का काम क्या होता है, ब्लेंडिंग का काम क्या होता है, जो वायरस का प्रोटीन कोड यहाँ पर अटैच है ई कोलाई के सेल के साथ, इसको डिटैच कराना, प्रोटीन कोड को डिटैच करा दिया। अब जरा बताना कि आप अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखना चाहते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखना चाहते हो, कहां दिखेगा, ई कोलाई के सेल के अंदर या सेल के बाहर, ई कोलाई के सेल के अंदर या सेल के बाहर। जाहिर सी बात है बेटा सेल के अंदर दिखेगा, क्योंकि अभी यहां पर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, अभी यहां पर जो है फास्फोरस 32 है, अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट P32 है, तो डीएनए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अभी। अब जब डीएनए रेडियो एक्टिव है तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर डीएनए ही जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जहां जहां ई कोलाई सेल होगा वहां वहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिखेंगे, जहां जहां ई कोलाई होगा वहां वहां आपको दिखेंगे। अब वही, ये तो था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बिल्कुल वही बेटा, क्या कराएंगे, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन कराते हैं एक ट्यूब में। तो मैंने क्या कहा था, जो चीजें नीचे बैठ जाती हैं उसको पैलेट कहते हैं, जो लिक्विड कंटेंट ऊपर रह जाता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं। अब क्योंकि वायरस का प्रोटीन कोट हल्का होता है तो वो ऊपर पानी में यानी सुपरनेटेंट में तैरता रहता है, और क्योंकि बैक्टीरिया भारी होता है, तो वो ट्यूब के नीचे नीचे जाकर के बैठ जाता है, जिसको हम पैलेट कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जरा बताओ बेटा कहां दिखेगा, ये तो थर्ड स्टेप था सेंट्रीफिकेशन का। जरा बताओ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां दिखेगा, पैलेट में या सुपरनेटेंट में। ऊपर वाला हिस्सा सुपरनेटेंट है, नीचे वाला हिस्सा पैलेट है। पैलेट मतलब लिक्विड कंटेंट होगा, सुपरनेटेंट सॉरी, सुपरनेटेंट मतलब लिक्विड कंटेंट होगा, और इसी लिक्विड कंटेंट में वायरस तैर रहा होगा, वायरस का प्रोटीन कोड। अब जाहिर सी बात है आपको पता पड़ गया सबके सही जवाब, सुपरनेटेंट और पैलेट। पैलेट में ई कोलाई है और ई कोलाई में ही रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होगा, और सुपरनेटेंट में नो रेडियो एक्टिविटी विल बी डिटेक्टेड। तो इससे साबित हो गया कि वायरस का क्या चीज बैक्टीरिया में गया है, डीएनए। तो अभी जो बैच 1 से बना करके ये कराया, उससे ये बताया गया कि प्रोटीन नहीं गया है, वायरस का प्रोटीन ई कोलाई में नहीं गया है, ये बैच 1 से बनाए गए वायरस से बताया गया। और दूसरे बैच से वायरस से ये कहा गया कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ही गया है। दोनों बात हो गई ना, जो डायरेक्ट एविडेंस मांग रहे थे उनका भी हो गया ना, जो डायरेक्ट एविडेंस मांग रहे थे उनका भी मिल गया। तो अब जो है सारे वैज्ञानिक मानने लग गए कि डीएनए ही क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर नाउ? तो ये एक आखिरी फाइनल प्रूफ था, एक फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ, अनकंट्रोवर्शियल प्रूफ इन द ईयर 1952 1952 में बताया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आ रही बात समझ में? तो हमने सबसे पहले बात किया था क्या चीज? हमने बात किया था बेटा यहाँ पर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही आधार बनाते हुए एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने कहा कि अगर हम ये पता लगा लें कि ग्रिफिथ ने जो एस टाइप बैक्टीरिया का केमिकल कहा था वो केमिकल है कौन जो आर को बदल रहा है, तो पता चल जाएगा कि आखिर कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से यहाँ पर साबित तो कर दिया था एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आपको मैंने पिछले क्लास में बताया भी, कल मैंने शाम को जो क्लास ली थी उसमें बताया भी कि सारे साइंटिस्ट सहमत नहीं थे एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से। तो अब भी जो है यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी बनी रही, कुछ लोग डीएनए कुछ लोग प्रोटीन मानते रहे। आपसे ये सवाल बोला जाए कि फर्स्ट टाइम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया था? फर्स्ट टाइम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया था? एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने। फर्स्ट टाइम एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी। लेकिन फाइनल प्रूफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था? फाइनल प्रूफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था? हर्शे एंड चेज। सवाल यही बनता है, सवाल यही बनता है। अब इनका एक्सपेरिमेंट दिया गया है बेटा एनसीईआरटी में, इसलिए समझाना पड़ा। एनसीईआरटी में इनका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसलिए हमने आपको ये बताया। अब एनसीईआरटी ऐसा है कि आधा अधूरा बात बताता है, आधा अधूरा बात बताओ तो आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, समझ में नहीं आती चीजें। इसलिए थोड़ा चीजें कंप्लीट जब बातें होती हैं तो ज्यादा अच्छा अपने कंसेप्ट डेवलप होता है। चलें आ जाएं, अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? आनंद आ गया कृष्ण? बहुत बढ़िया। चलें, बाकी अगर किसी को छोटे मोटे कोई भी डाउट हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? आपको पता ही है कि मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, मैं अवेलेबल हूं, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम। आइए बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम पता करने वाले हैं कि देखो न्यूक्लिक एसिड तो तय हो गया जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, और वो भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो एक्सपेरिमेंट से बता दिया गया हर्शे और चेज के। लेकिन क्या था कि शुरुआत से तो ये तो नहीं पता था ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। शुरुआत से तो ये तो नहीं पता था ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। लोग खाली प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे, प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे। धीरे धीरे जाकर के ये बात क्लियर हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब मैं आपसे बात करूं कि अगर आप एक साइंटिस्ट होते और आपके पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता तो आप किस केमिकल को जेनेटिक मटेरियल मानते? आप इतनी एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, मैं बिना एक्सपेरिमेंट कराए हुए मैं आपके सोचने समझने के सलाहियत के आधार पर सिर्फ पूछता हूं कि बताओ कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, बिना एक्सपेरिमेंट कराए हुए। सपोज यू आर हैविंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, you are having a scientific temperament, and with the having of a scientific temperament, what actually genetic material must be, what chemical genetic material must be। आइए एक एक करके मैं आपको सोचवाता हूं और बात करता हूं कि अपने सोचने समझने के सलाहियत के आधार पर हम किस तरह से कहेंगे कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा। अब जरा एक बात बताना कि किसी भी केमिकल को आप जेनेटिक मटेरियल कहोगे, किसी भी केमिकल, क्योंकि बात पता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आने के बाद ये तो तय हो गया था कि जीन क्रोमोसोम पर ही है। तो बात आकर के अड़ रही थी डीएनए आरएनए और प्रोटीन, इन्हीं में अड़ रही थी ना बातें। डीएनए आरएनए और प्रोटीन इन्हीं में तो अड़ रही थी कि आखिर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। अब मान लो कि इतनी एक्सपेरिमेंट कराए गए, आपके मैं सोचने समझने के सलाहियत के आधार पर बात करूं कि किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहोगे तो क्या उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। जरा खुद सोचना कि अगर रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं होगी तो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा कैसे? भाई आपको मालूम है सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस होता है तो डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होते हैं, फिर इक्वली क्या होते हैं, सेल गैमेटिक सेल में वो जाते हैं। याद है ना सारा सेल डिवीजन का प्रोसेस? सेल डिवीजन में आपने रेप्लिकेशन नाम की चीज तो देखी है। और इवन मैं आपसे ये भी बात करूं कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, डीएनए का रेप्लिकेशन बड़ा जरूरी है। खुद सोचना कैसे?
मान लो कि एक इंसान या कोई भी एक सदस्य जन्म लेता है, तो वो जाइगोटिक सेल से जन्म लेता है ना, एक जाइगोटिक सेल से जन्म लेता है। जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं। मैंने कहा था जो जीन मेरे इस सेल में है वही जीन मेरे इस सेल में है, जो यहां पर जीन है मेरे इस सेल में वही जीन मेरे लंग्स के सेल में भी है, वही जीन मेरे किडनी के सेल में भी है, वही जीन मेरे हार्ट के भी सेल में है। यानी कि एक सेल के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं और वही 23 जोड़े क्रोमोसोम बाकी और सेल में है। लेकिन क्या हर जगह सेम सेम प्रोडक्ट बन रहा है क्या? क्या हर जगह सेम सेम प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नहीं ना। यानी कहीं पर कोई प्रोडक्ट चाहिए, कहीं पर कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो भाई आपको कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो सकता है, तो इसलिए आपको हर जगह पर सारे जीने रखनी पड़ेंगी ना। आपको कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जगह पर किसी भी वक्त पड़ सकता है। तो यहां पर ऊपर वाले ने बड़े सोच समझ करके ऐसी मैकेनिज्म बनाई है कि रखो इनके हर सेल के अंदर हर जीन, जहां जो प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी वहां उस सेल से उस प्रोडक्ट को बनवा दिया जाएगा। अब हर सेल के अंदर सारे जीन को रखना है, तो जरा बताना कि क्या उस केमिकल के अंदर रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। इतनी तो बात हो गई। इफ यू आर हैविंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, यू कैन जस्ट से कि प्रोटीन के अंदर क्या रेप्लिकेशन की क्षमता है? प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं है। जब प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं है, तो क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहना है तो उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। तभी तो सारे जीन सारे सेल में मिलेंगे और तभी तो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में भी जीने जाएंगी। भाई गैमिट बनाएगा तो गैमिट बनेगा तो उसमें ट्रांसफर भी तो करना है जीन को, तो रेप्लिकेट करके ही तो भेजेगा डीएनए को अगले जनरेशन में। मियोसिस पढ़ा होगा आपने। तो रेप्लिकेशन जरूरी होना चाहिए किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहना है। तो इसका मतलब डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, आरएनए में रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन में नहीं होता। तो रेप्लिकेशन के आधार पर अगर आप सोच समझ करके बोलते तो आप कह सकते थे भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, प्रोटीन तो नहीं हो सकता है। कह सकते हैं अपन। एक ऑप्शन तो गया ना, प्रोटीन नहीं होगा। एक तो ऑप्शन तय हो गया, प्रोटीन नहीं होगा। बिना एक्सपेरिमेंट कराए हुए आप अपनी बुद्धि लगाओ तो ही बता सकते हो कि भाया कौन जेनेटिक मटेरियल है कौन नहीं है। लेकिन कुछ ढीठ अब भी बैठे हो आप में से भी, जो पुराने साइंटिस्ट हो उसकी तरह से कोई ढीठ बैठा हो तो बात अलग है ना। आप में कोई ढीठ बैठा हो तो बात अलग है, जैसे पुराने जमाने में बैठे थे कुछ जो मान ही नहीं रहे थे। ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहना है तो वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए बेटा? स्टेबल होना चाहिए। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। चले मैं आपसे एक बात करता हूं। अगर मान लो कि कोई भी केमिकल जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो, वो बेटा अगर केमिकली और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होता, ठीक है, केमिकली और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होता तो क्या होता? देखो इस टॉपिक में एक्सप्लेनेशन बहुत है ना, जितना दिया जाए उतना कम है। तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली अगर अनस्टेबल होता तो क्या होता? जरा बताना। अनस्टेबल होगा केमिकली और स्ट्रक्चरली तो रिएक्शन होने की चीजें, रिएक्शन में पार्ट लेने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। फास्ट चेंज आएगा। चेंज कैसा आएगा? फास्ट आएगा, रिएक्ट फास्ट होगा। और जब उस केमिकल में चेंज फास्ट आएगा तो आपको पता है कि भाई अगर शरीर के अंदर जेनेटिक मटेरियल फटाफट बदलने लग जाए तो क्या आपके शरीर की फिजियोलॉजी अफेक्टेड होगी या नहीं होगी? अफेक्टेड होगी ना। जल्दी जल्दी डिजीजेज आएंगे, जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचेंगे। तो जरा बताना कि ऊपर वाले ने जो भी चीजें बनाया है बड़ा सोच समझ कर बनाया है, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने किस तरह के केमिकल को जेनेटिक मटेरियल बनाया होगा जो बहुत ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है?
जो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो बेटा हमारे शरीर की सारे क्रियाएं, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से हो सकते हैं। कॉमन सेंस है, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस कि अगर जेनेटिक मटेरियल होगा स्टेबल तभी तो हमारे शरीर की सभी फिजियोलॉजी या फंक्शनिंग जो है प्रॉपर हो सकती है। अगर जेनेटिक मटेरियल ही कम स्टेबल हो जाए तो हमारे शरीर की फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी। यानी जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी स्टेबल। अब मैंने बात किया डीएनए और आरएनए में कंपेयर करा रहे, एक ऑप्शन तो गायब हो गया, प्रोटीन कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल। अब बात आती थी डीएनए और आरएनए, इन दोनों में रेप्लिकेशन की क्षमता है। अब कंपेयर करते हैं डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए और आरएनए में कंपेयर किया जाए तो आपको पता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है शुगर और आरएनए में राइबोज होता है शुगर। अब जरा देखो कि जो ऑक्सी सेकंड कार्बन पर ही तो मैंने डिफरेंस कहा था, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पर ही तो डिफरेंस कहा था। तो यहां पर देखो कि यहां पर OH एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जरा देखो कौन लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव डीऑक्सीराइबोज है ना, लेस रिएक्टिव डीएनए है, क्योंकि यहां पर H है, OH नहीं है, OH नहीं है। तो डीएनए लेस रिएक्टिव तो डीएनए मोर स्टेबल। तो जरा बताओ आरएनए और डीएनए में ज्यादा अच्छा कौन है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए में ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन होना चाहिए, डीएनए, बिकॉज डीएनए इज बीइंग मोर स्टेबल। चलो एक और आपको प्रूफ देता हूं बेटा, ध्यान से देखो। ये देखो आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए में आपको मालूम है डिफरेंस कहां नजर आता है, आरएनए और डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस में भी डिफरेंस नजर आता है। बेटा आप सभी अपने वीडियोस ऑफ कर लें, बेटा आप सभी अपने वीडियोस ऑफ कर लें। आपको मालूम है आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है कि नहीं। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, 5 मिथाइल यूरासिल क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता, थाइमिन कहलाता है ना, 5 मिथाइल यूरासिल। यानी कि इसके 5वें स्थान पर अगर केवल मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए यूरासिल के तो वो थाइमिन में चेंज हो जाता है। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो थाइमिन है इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। कैसे, अभी बात करता हूं। थाइमीन का डीएनए में होना ये डीएनए को एक एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर चीजें समझें यहां पर कैसे। बेटा देखो असल में क्या होता है, जो यूरासिल होता है ना वो फोटो रिएक्टिव रिएक्शन में ज्यादा जाता है। जो यूरासिल होता है ना, यूरासिल फोटो रिएक्टिव रिएक्शन में ज्यादा जाता है। और जो डीएनए होता है ना, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप के एडिशन हो जाने की वजह से जो थाइमीन होता है ना वो फोटो रिएक्टिव रिएक्शन में कम जाता है। अब जरा बताओ जो रिएक्शन में ज्यादा जाए कम स्टेबल और जो रिएक्शन में कम जाए ज्यादा स्टेबल। तो अगर डीएनए में यूरासिल होता तो रिएक्शन में ज्यादा पार्ट लेता, अगर डीएनए में यूरासिल होता तो रिएक्शन में ज्यादा पार्ट लेता तो डीएनए कम स्टेबल हो जाता, है कि नहीं। तो इसलिए डीएनए में थायमीन का होना भी अपने आप में डीएनए की एक अधिक स्टेबिलिटी को प्रदान करता है, अधिक स्टेबिलिटी को ला करके रखता है। अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर कम स्टेबल होगा तो बदलाव रिएक्शन क्या आएगा बेटा, चेंजेस फास्ट आएगा। और अगर चेंजेस फास्ट आएगा तो इवोल्यूशन का रेट क्या होगा, अगर चेंजेस फास्ट आएगा जेनेटिक मटेरियल में तो इवोल्यूशन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन जरा बताना, आप तो इवोल्यूशन पढ़ लिए हो, इवोल्यूशन इज हैपनिंग एट द फास्टर रेट और द स्लोअर रेट, इवोल्यूशन इज स्लो बट कंटिन्यूअस, पढ़ा है ना इवोल्यूशन में बेटा, इवोल्यूशन इज स्लो बट कंटिन्यूअस, इवोल्यूशन स्लो होता है कंटिन्यूअस होता है ना। तो जरा बताओ कि भाई अगर आप स्लो और कंटिन्यूअस को समझाना चाहते हो तो आप किससे समझा सकते हो, आरएनए से समझाओगे या डीएनए से समझाओगे स्लो एंड कंटिन्यूअस, डीएनए से समझाओगे। आरएनए से तो बेटा फास्ट हो जाएगा ना चेंज, आरएनए से तो फास्ट चेंज हो जाएगा ना। तो कौन जल्दी इवॉल्व होगा, आरएनए या डीएनए, आरएनए जल्दी इवॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है, तो जो वायरस में आरएनए होता है वो फटाफट इवॉल्व होते हैं, फटाफट म्यूटेंट होते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 सुन रहे हो ना, कोरोना, अपना कोरोना, अपना प्यारा सा लल्ला कोरोना। इस गधे ने तो जिंदगी नरक कर रखी है सबकी। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसमें। अब आरएनए है तो जरा बताओ, यहाँ पर आरएनए है तो वहां पर क्या होगा, फटाफट बदलाव आएगा ना, फटाफट बदलाव आएगा। अब फटाफट बदलाव आएगा तो ऑफ कोर्स आप उसको टैकल करो, आप उसको डील करो, बड़ा मुश्किल काम है। तो जो वायरस आरएनए वाले उनको डील करना बड़ा मुश्किल है, उनको डील करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं, चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं। समझ में आ रही बात? तो बेटा यहां पर ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए या डीएनए? ज्यादा अच्छा डीएनए है, बदलाव भी कम आएगा, स्टेबल रहेगा, फिजियोलॉजीज अच्छे से चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो ज्यादा अच्छा तो डीएनए है, ठीक है ना। आरएनए वाला अच्छा नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए ज्यादा अच्छा डीएनए है, आरएनए नहीं है। इसीलिए इस धरती पर जितने भी स्पीशीज हैं सभी में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, सिवाय कुछ वायरस के। बस केवल कुछ वायरस हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर उस कुछ वायरस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर इस धरती पर जितने भी स्पीशीज हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, इवन वायरसेस भी डीएनए ही है, ठीक है। चलें आगे आ जाओ। अब मैंने आपको अभी बोला था क्या चीज, कि आपको अगर इवोल्यूशन को समझाना है, स्लो प्रोसेस को, तो डीएनए में बदलाव भी तो जरूरी है, यानी जेनेटिक मटेरियल में बदलाव भी जरूरी है। और जेनेटिक मटेरियल में बदलाव भी कैसा आना चाहिए, स्लो या फास्ट? स्लो या फास्ट? स्लो होना चाहिए, तभी तो स्लो इवोल्यूशन अपन बताएंगे, इवोल्यूशन स्लो होता है। तो जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशंस या स्लो चेंज। म्यूटेशन का मतलब ही था चेंज, म्यूटेशन का मतलब ही था चेंज। और इस चैप्टर में म्यूटेशन अभी आने वाला भी है, आगे म्यूटेशन इस चैप्टर में है, डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना। हाँ बेटा आता है, प्रियांशु बेटा मैसेज आ रहा है तेरे। अब ये देखो, डीएनए, डीएनए से स्लो इवोल्यूशन, आरएनए से फास्ट इवोल्यूशन। तो ऑफ कोर्स जो फास्ट इवोल्यूशन होगा वो ज्यादा अच्छा नहीं है जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब आपसे मैं बात करूं, आपसे मैं बात करूं बेटा यहां पर कि डीएनए जो है आखिर स्लो चेंज में कैसे जाता है। आपको मैंने बताया था, क्या बेटा पूरे डीएनए जीन है क्या, या केवल कुछ सेगमेंट ही जीन है? एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, क्या बेटा पूरे डीएनए जीन है या सिर्फ सेगमेंट जीन है? सिर्फ सेगमेंट ही है। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अप्रोक्सीमेटली 2% ही जीन होते हैं डीएनए। अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट जीन होते हैं, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, इन ह्यूमंस सिर्फ 2%, टोटल डीएनए का सिर्फ 2% ही होता है जी। बाकी 98% निकम्मे होते हैं, 98% जो कोई काम ही नहीं करते। तो जरा सोचना कि अगर ऐसे रीजन में म्यूटेशन करा दिया जाए जो कोई काम ही नहीं करते, तो कोई बदलाव आएगा क्या, कोई फिजियोलॉजी पे चेंज आएगा क्या? जो जीन है ही नहीं, जो डीएनए निकम्मा है, उसमें बदलाव करो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जो नॉन फंक्शनल डीएनए, लोग सोचते हैं कि अरे ये नॉन फंक्शनल डीएनए है क्यों, तो मैंने आपको बताया भी था क्लास में, कुछ क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था। नॉन फंक्शनल डीएनए इसलिए हैं ताकि हमारे जीन को सुरक्षित रख सकें, नहीं तो अगर सिर्फ जीन होता तो जीन में बदलाव ही बदलाव आते। लेकिन यहां पर ये जो फर्स्ट क्लास में बताया था, याद है क्या, फर्स्ट क्लास में? हाँ, तो हमने कहा था यहाँ पर कि जो जीन नहीं है उनमें बदलाव अगर आ रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलें आगे आ जाएं। अगर मान लो, अगर मान लो कि यहां पर सिर्फ जीन होता, ठीक है, सिर्फ जीन होता, साहिल बेटा ध्यान से सुन, सिर्फ जीन होता तो बदलाव सिर्फ जीन में ही आता ना। लेकिन जीन कम है, मैक्सिमम डीएनए डीएनए ही है, वो जीन नहीं है, तो ज्यादातर बदलाव डीएनए में ही आता ना। ऐसे डीएनए में जो जीन नहीं है उनमें बदलाव आता, तो जीन सुरक्षित हो गए, है कि नहीं।
चलो आगे आ जाओ। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मतलब क्या है मेंडेलियन कैरेक्टर? मेंडल के कितने कैरेक्टर थे बेटा? मेंडल ने कितने कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था? 7। 7 थे ना मेंडल के कैरेक्टर। तो अगर आप किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहना चाहते हो तो क्या मेंडेलियन कैरेक्टर, जो मेंडल के कैरेक्टर थे, क्या उसका भी एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन उस केमिकल से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप किसी भी केमिकल को, आप किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो तो जाहिर सी बात है वो केमिकल या जेनेटिक मटेरियल मेंडल के कैरेक्टर लाने का भी कारण बनना चाहिए ना। अब जरा देखते हैं। तो ये देखो, डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये फर्स्ट क्लास में ही मैंने डिस्कशन करा था। और मैंने कहा था प्रोटीन कई सारे एंजाइम की तरह काम करते हैं और ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। याद आ रहा है क्या? ये पहले डिस्कस कर रखा हूं मैं। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज करता है और ये प्रोडक्ट फिर क्या करता है, कोई कैरेक्टर लाता है, जैसे हाइट लेकर के आ गया। तो डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, एक प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है, एक प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसी चैप्टर में आने वाला है बेटा, कैसे आरएनए बनाते हैं, कैसे प्रोटीन बनाते हैं, बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें आगे आगे आ जाएं। और ये रहा हाइट, क्या था बेटा? मेंडेलियन कैरेक्टर था ना। मेंडल ने हाइट के बारे में जिक्र किया था, एक मेंडेलियन कैरेक्टर है ये। 7 कैरेक्टर डिस्कस किया था। तो जाहिर सी बात है किसी भी, अगर आप केमिकल को, अगर आप जीन कहना चाहते हो या जेनेटिक मटेरियल कहना चाहते हो तो वो मेंडेलियन कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, चलें। अब जरा बताना कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा होना चाहिए केमिकल? डीएनए या आरएनए? डीएनए। तो स्टेबल, डीएनए स्टेबल है, इसलिए बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर मान लो कि आप इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे होते लेस स्टेबल मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल फटाफट बदलता, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता वो भी जल्दी जल्दी बदलता, है कि नहीं? तो आपको तो ऐसे केमिकल में स्टोर कराना है अपनी इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट को बनवाने के लिए कि आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बदले नहीं। अगर वो कम स्टेबल वाले में इंफॉर्मेशन को स्टोर करा देते तो इंफॉर्मेशन ही गायब हो जाता, लॉस हो जाता, जो चीज चाहते, जो प्रोडक्ट बनवाना, वो बन ही नहीं पाता। तो ज्यादा अच्छा कौन है? ज्यादा अच्छा डीएनए है प्रोडक्ट बनाने, सॉरी स्टोरेज के लिए। लेकिन एक्सप्रेशन, ध्यान से सुने जो अभी बात कर रहा हूं, लेकिन बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुने बेटा, जरा बताओ प्रोटीन कहां बनता है, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में? ये है बेटा सेल, ये रहा बेटा यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियस में है ना। अब न्यूक्लियस से ये रहा डीएनए, डीएनए से बनाया जाता है आरएनए न्यूक्लियस में। और फिर इस आरएनए को, इस आरएनए को भेज देते हैं साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोप्लाज्म में आरएनए भेज करके यहां पर बनवाया जाता है प्रोटीन। यानी ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां होता है ट्रांसलेशन? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो जरा बताना, यहां पर एक बात करता हो कि बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो आरएनए के करीब है, डीएनए के करीब नहीं दिखता। अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म। तो जो प्रोटीन बनता है वो आरएनए से बनता है, आरएनए के करीब है। यानी कि न्यूक्लियस से किसको बाहर आना चाहिए? जो प्रोटीन बनवाने वाला है उसको आना चाहिए, या जो प्रोटीन नहीं बनवाने वाला है उसको आना चाहिए? जो प्रोटीन बनवाने वाला है उसको आना चाहिए। डीएनए तो बेटा केवल इंफॉर्मेशन रखा है, इससे प्रोटीन बन नहीं रहा, प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है इसके पास। प्रोटीन बनवाने वाला तो आरएनए है, तो इसलिए न्यूक्लियस से ट्रांसफर होकर साइटोप्लाज्म में उसको आना है जो आप प्रोटीन बनवा सके। डीएनए प्रोटीन नहीं बनवा सकता, डीएनए केवल प्रोटीन बनवाने का इंफॉर्मेशन रख सकता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बोला ऋषित। डीएनए इज अ बुक, आरएनए इज अ टीचर, प्रोटीन इज अ स्टूडेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में, आरएनए उसको लेकर के आया
और फिर उसके बाद उससे प्रोटीन बनाया। ठीक है, अब बात आती है बेटा यहां पर कि डीएनए ज्यादा अच्छा है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं बेटा, जवाब देना मुझे। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, कौन ज्यादा अच्छा होगा, डीएनए या आरएनए? कौन ज्यादा अच्छा होगा, डीएनए या आरएनए? डीएनए ज्यादा अच्छा है। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसमिशन के लिए डीएनए ज्यादा अच्छा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए डीएनए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जरा सोचना कि अगर आरएनए से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास कराना ज्यादा अच्छा सोचते तो इवोल्यूशन फास्ट हो जाता ना, इवोल्यूशन फास्ट हो जाता ना। डीएनए ज्यादा स्टेबल है ना, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो लाइक बिगेट्स लाइक भी तो मेंटेन करना है, सेम स्पीशीज गिव्स बर्थ टू द सेम स्पीशीज, लाइक बिगेट्स लाइक्स, याद आ रहा है क्या? सेम स्पीशीज गिव्स बर्थ टू द सेम स्पीशीज, ये तभी हो सकता है ना कि जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स में था वो उसी तरह से रहते हुए अगले जनरेशन में जाए, तभी तो लाइक बिगेट्स लाइक फॉलो हो सकता है। अगर मान लो कि जेनेटिक मटेरियल आगे जाते ही बदल गया और आगे जाते ही बदल गया तो लाइक बिगेट्स लाइक फॉलो होगा क्या? नहीं होगा ना। और हमें दिखता भी है लाइक बिगेट्स लाइक फॉलो होता है। यानी कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में तो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए स्टेबल मॉलिक्यूल के थ्रू, और किसी भी जनरेशन में प्रोडक्ट बनवाना चाहिए लेस स्टेबल मॉलिक्यूल के थ्रू। प्रोटीन किससे बनवाओ? लेस स्टेबल मॉलिक्यूल से, लेकिन प्रोटीन का स्टोरेज किस में करवाओ? मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लो बेटा अगर आरएनए ज्यादा स्टेबल होता, अगर मान लो आरएनए ज्यादा स्टेबल होता तो क्या डीएनए की कोई जरूरत होती क्या? आरएनए से प्रोटीन बनता रहता, काम चल रहा होता। लेकिन क्या आपको हर वक्त प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं क्या? क्या हर वक्त प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं क्या? नहीं, कभी प्रोटीन चाहिए, कभी नहीं चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा भी हो जाए तो क्या शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ सकता क्या? हानिकारक इफेक्ट आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकता है। यानी कि अगर आप आरएनए को स्टेबल बना देते तो प्रोटीन तो 24 आवर बनता ही रहता, पूरे दिन बनता ही रहता, और ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट बनने की वजह से डेथ भी तो हो सकता है, हानिकारक प्रभाव भी तो पड़ सकता है। तो इसीलिए आरएनए को कम स्टेबल बनाया गया है। आरएनए को क्या बनाया गया? कम स्टेबल, कि उससे प्रोटीन बनते ही आरएनए तुरंत नष्ट हो जाए। आरएनए क्या करे? प्रोटीन बनाते ही आरएनए तुरंत नष्ट हो जाए। और डीएनए को ज्यादा स्टेबल बना दिया गया है, तो डीएनए से समय समय पर आरएनए बनवाते और आरएनए से प्रोटीन बनाते, फिर आरएनए को नष्ट कर देते। तो विच इज बेटर टू स्टोर इंफॉर्मेशन? डीएनए। बट विच इज बेटर टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन? आरएनए। एक्सप्रेशन के लिए आरएनए ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन हमें हर वक्त नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन हमें हर वक्त नहीं चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए। और जब एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए एक्सप्रेशन, तो जो कम स्टेबल है उससे बनवाओ ना यार प्रोटीन, प्रोटीन बनाकर वो खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हुई? स्टोरेज के लिए डीएनए अच्छा, एक्सप्रेशन के लिए आरएनए अच्छा। क्लियर? ऊपर वाले ने बड़ा जो है सोच समझ करके ये पूरा मैकेनिज्म बनाया है। इन्होंने सोचा डीएनए में तो इंफॉर्मेशन रख दो स्टेबल मॉलिक्यूल में, लेकिन प्रोटीन प्रोडक्ट जो है वो हर वक्त नहीं चाहिए, तो क्या करना है? डीएनए से एक लेस स्टेबल मॉलिक्यूल बनवा दो और लेस स्टेबल मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट सिंथेसाइज करा दो। ठीक है। प्राची भारती कह रही हैं एक्सप्रेशन के लिए आरएनए क्यों? अभी बताएंगे बेटा, जब अपन प्रोटीन सिंथेसिस बात करेंगे ना, अभी आपको दिखेगा, अभी प्राची एक्सप्लेन करेंगे अपन, है ना। चले आगे आते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे डीएनए एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत आ गई हो या कोई बात हो, हालांकि सभी को समझ में आ गया है दिख रहा है मुझे, बट फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो यू कैन जस्ट आस्क मी, राइट। हाँ, इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सेल डिवीजन के कौन से फेज में होता है बेटा? यहाँ पर
कौन से फेज में होता है बेटा रेप्लिकेशन? एस फेज में होता है, आप सबको पता है, सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है, एस फेज में होता है, ठीक है। लेकिन जरा बताना क्या प्रोकैरियोट में एस फेज होगा क्या? प्रोकैरियोट में एस फेज होगा क्या बेटा, जल्दी बताओ। प्रोकैरियोट में एस फेज नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में ए माइटोसिस होता है, और ए माइटोसिस में इंटरफेज नहीं होता। ए माइटोसिस में इंटरफेज नहीं होता, पढ़ा होगा ना भाई सेल डिवीजन में 11th में, थोड़ी सी तो आइडिया होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, इन प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस जस्ट प्रायर टू फिशन, डिवीजन से जस्ट पहले, डिवीजन से जस्ट पहले, कोई पर्टिकुलर फेज नहीं है प्रोकैरियोट में। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, और बेटा उस टाइम मैं बता रहा हूं ना, अच्छे अच्छे स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आया था इन प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, पहला ही ऑप्शन बेटा दिया हुआ था एस फेज, और मैक्सिमम अच्छे अच्छे बच्चे ठोक करके आए थे एस फेज। और फिर जब आंसर की मिला रहे हैं तो सोच रहे हो अरे ये तो ठुक्के आ गए। बात आई समझ में? छोटी सी बात है, गलती हो जाती है। तो बैक्टीरिया में एस फेज नहीं है, फिशन से पहले होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप ध्यान से रखेंगे इन बातों को। अब बात आती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे आता है। नीट में आया था बेटा ऋषित, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया था, ठीक है। मेथड की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है एक पुराने स्ट्रैंड पर एक नया स्ट्रैंड बनाना। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? देखो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, जो ब्लैक कलर से दोनों स्ट्रैंड दिखाया गया ना, दे बोथ आर दी ओल्ड स्ट्रैंड। इन एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस एक स्टेप से इन दोनों को क्या करेंगे, पहले अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग का मतलब दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया जाएगा, दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था बेटा प्रांजल, क्वेश्चन यही था कि प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कब होता है। एक ऑप्शन एस फेज था, दूसरा ऑप्शन जस्ट प्रायर टू फिशन था, तो आंसर क्या जाएगा? जस्ट प्रायर टू फिशन, ठीक है। चले अब बात कर रहा हूं मैं डीएनए का रेप्लिकेशन का मेथड। मेथड कैसे है? तो हमने कहा सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? एक पुराने स्ट्रैंड के सामने, एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना। वाह, संध्या पूछ रही है बेटा प्रायर टू फिशन का मतलब क्या है? बेटा बाइनरी फिशन सुना है क्या बैक्टीरिया में? संध्या सुना है क्या फिशन? बाइनरी फिशन सुना है क्या? तो वही फिशन मतलब डिवीजन, बाइनरी फिशन जो आप पढ़ते हो वही फिशन, फिशन या डिवीजन से पहले रेप्लिकेशन होता है। भाई सेल डिवाइड होने से पहले ही तो होगा ना, सेल डिवीजन से पहले ही तो रेप्लिकेशन होगा ना। प्रायर, प्रायर का मतलब होता है बेटा पहले। अब मैं बेटा इंग्लिश तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, प्रायर का मतलब होता है पहले, ठीक है, बिफोर। चले आगे आए। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि पहले तो दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा, और दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड यानी अलग करने के बाद अब क्या किया जाएगा, दोनों स्ट्रैंड पर एक एक नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा। तो ये देखो एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, यानी कि हर डॉटर डीएनए में एक ही स्ट्रैंड कंजर्व है। कंजर्व मतलब पुराना है, बाकी नया बना है, इसलिए क्या हो गया, सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आया बेटा बात? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझ में आया? एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनवाना है, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर मैं कंजर्वेटिव कहता, अगर मैं कंजर्वेटिव कहता तो यहां पर क्या होता, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल और ये बेटा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, ये है दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल। तो जरा देखो, ये तो मैं अगर कंजर्वेटिव मान करके चलता तो, हालांकि होता नहीं है कंजर्वेटिव में। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, एक डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड कंजर्व हैं और एक डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड नए बने हैं, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव, जो कि होता नहीं है।
कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन होता है। अब ये कैसे होता है, किसने समझाया, कैसे समझाया, अभी बताएंगे। ये मेथड सेमी कंजर्वेटिव से ही होता है, ठीक है ना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हुआ एक पुराने स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड, ठीक है। अब मेथड सेमी कंजर्वेटिव से होता है। जरा देखें, सबसे पहले विचार आया, ये बात किसका? वाटसन और क्रिक के दिमाग में आया कि एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनना चाहिए। और इसका प्रूफ किसने दिया? मिचेल्सन और स्टाल ने। तो प्रूफ किसने दिया? मिचेल्सन और स्टाल ने। लेकिन सबसे पहले विचार किसका आया कि एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनना चाहिए, यानी सेमी कंजर्वेटिव तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए। ये विचार आइडिया आया वाटसन क्रिक के थ्रू। और मिचेल्सन और स्टाल का जो वर्क था वो इकोलाई बैक्टीरिया पर था, जो कि मिचेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर मिचेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट किस तरह से कराया गया, जो कि ये साबित किया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मिचेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो इन्होंने प्रूव करा था, जो कि इन्होंने N14 N15 जो है आइसोटोप यूज किया था, ठीक है। N14 N15 जो है यहाँ पर आइसोटोप यूज किया था। अब जरा मुझे एक बात बताना कि क्या यहाँ पर N15 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्या? N15 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्या? नहीं है, गलती मत करना। N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये हेवी आइसोटोप है। N15 रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये बस हेवी आइसोटोप है, ठीक है ना। ये हेवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है। ध्यान से बात को याद रखना, रेडियो एक्टिव नहीं है N15। यहां पर इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज किया था। अब सेंट्रीफ्यूगेशन देखो, यहाँ पर जब नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और N14 N15 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि N15 और N14 जो है एक ही लेवल पर मिलता है। नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में N14 N15 लगभग सेम लेवल पर मिलता है। लेकिन जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सीजियम क्लोराइड में रख करके जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, तो जो भारी होगा वो नीचे, जो हल्का होगा वो ऊपर। यानी कि N14 N15 डालोगे तो यहाँ पर लेवल क्या होगा? अलग अलग आ जाता है, जिसमें N15 नीचे N14 ऊपर, N15 नीचे N14 ऊपर। तो सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग हो जाते हैं N14 N15, लेकिन नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में N14 N15 अलग नहीं हो पाते, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं का एक्सपेरिमेंट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मिचेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट। और बिल्कुल इसी तरह का एक्सपेरिमेंट एक टेलर ने कराया था, जो विक्सिया फाबा प्लांट पर, और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके करा था। डीएनए रेप्लिकेशन की ये जो भी बातें हमने अभी की है, ये फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो अभी मैंने ये डिस्कशन किया है, इसको फिर से देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस चीज को यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये वापस से मैं अभी क्या करूंगा, वापस से जो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आते ही मिचेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, फिर उसके बाद से टेलर का एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा विक्सिया फाबा प्लांट पर। तो डायरेक्टली अपन नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे, लेकिन इस स्लाइड को आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट स्लाइड का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। चले बाय। बाकी जो डाउट है आप मुझसे पूछ लेना बेटा, जिनको भी। हाँ बेटा, कल अपनी क्लास है, याद है ना? कल अपनी क्लास होगी, जिस दिन मेरी क्लास नहीं है उस दिन इवनिंग में क्लास होगी, 3:15 to 4:30। अपने शेड्यूल को अच्छे से चेक करते रहना, 3:15 to 4:30, है ना? कल क्लास देखेंगे आप। चले, ओके बाय।